हेलो दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल सुपर 50 में हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जो 2018 में जो क्वेश्चन हुआ था उसका सेट वन जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके फुल कवरेज हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन का। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और सभी जितने भी इलेक्ट्रिकल से पढ़ने वाले उनको शेयर करें। और इस पर जो है आपको पूरा जो है इसमें काफ़ी जो इलेक्ट्रिकल का जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट टू पॉइंट आया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आप लोगों को जो है हर एक टॉपिक पर आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो कृपया बने रहें और मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें 51 क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट का 4 गुना है और फुल लोड स्लिप 3% है। फुल लोड टार्क के 1/4 पर सिक्वेंशियल केज मोटर स्टार्ट करने के लिए अपेक्षित एक ऑटो ट्रांसफार्मर में आवश्यक प्रतिशत टैपिंग कितनी होगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72%। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 52 नंबर। इसमें दिया है कि टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में परिचालन के उद्देश्य से निम्न में से कौन से प्रकार का कैपेसिटर प्रयुक्त किया जाता है। विच एमोंग द फ्लोइंग टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज फॉर रनिंग पर्पज इन ए टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। यानी कि टू कैपेसिटर मीटर, कैपेसिटर आपको पढ़े होंगे, कैपेसिटर मोटर जो सिंगल फेज होता है, सिंगल कैपेसिटर मोटर, डबल कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होता है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो कैपेसिटर यूज होता है उसमें किस टाइप का कैपेसिटर यूज है ये पूछ रहा है। जैसे ऑयल कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर होता है, सिरेमिक कैपेसिटर होता है। तो इसमें दोस्तों ऑयल एंड पेपर दोनों लाइक होता है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा इसका पेपर स्प्लेड ऑयल फिलेड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। इसका इंग्लिश वर्जन देख ले रहे हैं। इन प्राइमरी ट्रांसमिशन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज ट्रांसमिटेड टू लोड सेंटर बाई। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 53 को दो फेज दो वायर। यानी ये पूछ रहा है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन, आपको पता होगा कि प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर में इसमें क्या हो गया, दो फेज दो वायर, तीन फेज फोर वायर, सिंगल फेज दो वायर। तो हम लोग जो भी ट्रांसमिशन होता है उसमें जो है सिंग फेज ही होता है, न्यूट्रल नहीं होता है उसमें, क्योंकि ये ट्रांसमिशन के बारे में पूछ रहा है। तो ट्रांसमिशन जो होता है जनरेशन से एक सब स्टेशन तक लाने के लिए जो बीच का जो सफ़र पूरा होता है उसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। तो इसमें प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या होगा, तीन फेज तीन वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा डी नंबर। ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 53 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। आईईई के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम नहीं होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि आईई रूल के हिसाब अकॉर्डिंग से कि जो कंट्रोल पैनल होता है उसके जो अर्थिंग लीड होता है उस अर्थिंग लीड का साइज क्या होना चाहिए, यानी कि अर्थिंग की साइज पूछ रहा है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, देखिए क्वेश्चन को जो है पॉइंट टू पॉइंट पढ़कर ही समझकर और उसका आंसर देना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर। अब इसमें जैसे है कोई बच्चा जो है उसको क्या करेगा, 54 का जो है सी डायरेक्ट मार देगा 14 बट ऐसा नहीं। इसमें पूछ रहा है क्या कि कम से कम, कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए जिससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मिनिमम क्या है 8 SWG, यानी कि 8 SWG से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 SWG का कॉपर वायर या GI गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, ये दोनों में से कोई भी होनी चाहिए। ठीक है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55। विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होता है उसमें जितना हो सके उतनी तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है। द मटेरियल यूज टू रिमूव हीट प्रोड्यूस बाई फिजन एज फास्ट एज इट इज लिवर्टेड इज नो एज, क्या होगा, इसमें कूलेंट का होता है, रिएक्टर कूलेंट जो होता है उसके लिए प्रयोग होता है। 55 का आंसर हो जाएगा आपका, 55 का आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की है। देखिए ये जो है यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन आया है, सारा सिलेबस के अंडर ही है, सिलेबस से बाहर नहीं है। आप इसको समझ करके नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन है और कहाँ से पढ़ना है हमें। देखिए मेन एग्जाम को क्रैक करने का ही होता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बट लेकिन एक्चुअली में क्या पढ़ना है जो हमें उसमें आए और उसको मैं क्रैक कर सकूँ। तो इसमें जो 56 क्वेश्चन जो बोल रहा है इसमें क्या, बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है। तो बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की, बैटरी की क्षमता जो एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ए एच, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है।
57 क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी जनरेशन स्टेशन की अधिकतम मांग 50 मेगावाट है। दिया गया पूंजी लागत इतना है, ईंधन की सालाना लागत इतना है, कर मजदूरी और वेतन इतना है, ब्याज मूल्य इतना, प्रति वर्ष उत्पादित यूनिट की संख्या इतना है, प्रति KWH लागत कितना होगा। ये इसका जो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से संबंधित क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ये जो है ये 57 है। इसका 57 का जो है आंसर जो हो जाएगा 10 पैसे होगा, इसको कैलकुलेशन करना होगा और ये इसका करेक्ट आंसर 10 होगा। बट लेकिन देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये लगभग जो है ये जनरेशन स्टेशन का ये डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, बट ITI लेवल में भी दे रखा है, बट ITI लेवल में पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन आपको न्यूमेरिकल जब बताएंगे उसमें आपको क्लियर कर देंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ वे भी पूछता है बिहार विद्युत बोर्ड में, बट घबराने की बात नहीं है। आप एक दो ऐसे भी आप चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप करेक्ट आंसर जो आएगा वो आप कीजिए। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन देख रहे हैं। दिए गए एक कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कथन एक बोला 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है और इसे सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बनाने के कुछ तरीकों की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। कथन 2 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर 3 फेज मोटर की तुलना में अधिक होती है। गलत है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होती है। अब इसका जो है 58 जो है 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 58 में पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, तो इसमें कौन सा कथन जो है इसका करेक्ट है और कौन सा गलत है, पहले इसको हम देख लेंगे। कथन 1 3 फेज इंडक्शन मोटर बोल रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। फर्स्ट नंबर ये गलत हो गया, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग ही होता है और इसे सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बनाने के कुछ तरीकों की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। देखिए ये भी सही है, बट लेकिन क्या है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है बोल रहा है और 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, बट ये कथन क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कथन ए है जो है रॉन्ग है। सेकंड कथन के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होती है, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा 3 फेज का पावर फैक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये भी दूसरा कथन भी गलत है। थर्ड नंबर क्या बोला है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना से कम होती है। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिंगल फेज मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होता है 3 फेज से कम होता है। तो ये आपका करेक्ट, इसका ये कथन थर्ड जो है वो सही है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में 2 गलत है और 1 सही है। तो ए में कथन ए वाला का जो है पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा कथन सही है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर यहीं पर मिल गया, फर्स्ट नंबर ही आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 59 घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट का लोड किससे अधिक नहीं होने। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है ये क्वेश्चन बिहार विद्युत बोर्ड में, UPPCL में, पावर ग्रिड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इनफैक्ट और कई के डिपार्टमेंट में भी आया हुआ है। तो ये 59 है, 59 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अधिकतम लोड जो होता है ना वो 800 वाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लाइटिंग लोड जो होता है वो कितना होना चाहिए, 800 वाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। या इसको पॉइंट भी याद कर सकते हैं, 8 से 10 पॉइंट भी याद कर सकते हैं, बट लेकिन इसमें 800 वाट जो है ये लाइटिंग लोड के लिए 800 वाट और पावर के लिए 2 पावर, एक रूम में 2 पावर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज AC या DC पावर सोर्स पर चल सकता है, यानी कि AC और DC दोनों पर चल सकता है। वो कौन सा मोटर है जो AC और DC दोनों पर चल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रिपल्सन मोटर है, AC पर चलेगा। सिंक्रोनस मोटर भी AC पर चलता है। रिलक्टेंस मोटर भी जो है AC पर चलता है। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा है जो AC DC दोनों पर चल, जैसे मान लीजिए मिक्सी है उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग होता है, और बहुत ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है जिस पर जो है वो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका जी, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 61 देखते हैं। सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने के पहले मौजूद रहता है, यानी कि द मैक्सिमम करंट दैट ए सर्किट ब्रेकर कैन विथस्टैंड बिफोर स्प्रेटिंग इज कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, यानी कि सर्किट ब्रेकर उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने से पहले मौजूद रहता है, यानी कि उस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, उस करंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग करंट। यानी कि जैसे ही कॉन्टैक्ट को वो अलग होता है उससे अलग से पहले होने वाले को करंट को क्या कहते हैं, वो ब्रेकिंग। जैसे सर्किट ब्रेकर क्या है, एमसीबी को उसको कॉमन में आप लोग आप इसको समझिए, एमसीबी में कैरी ब्रेक, यानी कि एक जो स्विच जो होता है वो एज ए एमसीबी की तरह काम करता है। जैसे मेक मतलब सर्किट को बनाना, कैरी करंट को ढोना, अब ब्रेक मीन्स सर्किट को तोड़ना। तो इसमें जो है जो करंट से पहले के जो होता है, संपर्क के अलग होने से पहले मौजूद रहता है, वो क्या होता है, वो ब्रेकिंग करंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन जो है इसका, दिस इज करेक्ट आंसर। 62 अवशिष्ट धारा परिपथ विच्छेदक
किससे के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो निमी पैटर्न से दिया गया है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी मिलाकर, क्योंकि शुद्ध हिंदी दिया हुआ है। 62 रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड फॉर। रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है, ये कंडक्टर के फील्ड उड़ने के विरुद्ध सर्किट का स्वतः वियोजन, ये गलत हो जाएगा। कम वोल्टेज के लिए विरुद्ध सर्किट का स्व वियोजन, ओवरलेट के विरुद्ध सर्किट का स्व वियोजन, शॉक से जोखिम के विरुद्ध सर्किट का स्व वियोजन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑटोमेटिक डिसकनेक्शन ऑफ सर्किट अगेंस्ट शॉक हजार्ड, यानी कि रेजिड्यूल आरसीसीबी। आरसीसीबी जो का प्रयोग किया हम लोग नॉर्मल जो घर के वायरिंग जो होता है, वायरिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, आरसीसीबी का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम इसका आरसीसीबी का कई बार आपको जो एग्जाम में पावर ग्रिड में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, जैसे ईएलसीबी भी होता है, ईएलसीबी भी एक क्वेश्चन आता है, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसी तरह जो होता है आरसीसीबी भी होता है, आरसीसीबी जो होता है वो आरसीसी एंड बी, रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। ये क्वेश्चन याद करने वाली चीज़ें, ये लगभग कही गई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका 62 का जो है ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये शॉक से हमें बचाता है, और जो ईएलसीबी जो होता है अर्थिंग लीकेज से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पढ़ेंगे। एक आदर्श विसारक परफेक्ट डिफ्यूजर सतह हुआ है जो, यानी कि ए परफेक्ट डिफ्यूजर सरफेस इज वन दैट, क्या है ये जो है प्रकाश को सभी दिशाओं के समान रूप में प्रतिकरण करती है, प्रकाश के सभी दिशाओं में फैलाती है, प्रकाश को सभी दिशाओं में संचारित करती है, प्रकाश को सभी, देखिए इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि इल्यूमिनेशन जो है आपके सब्जेक्ट में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर इज ए, प्रकाश को सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकीर्णन करती है। ये 64 क्वेश्चन। विद्युत कार्य के लिए समान विधा से, देखिए सीपीडब्ल्यू सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है, सीपीडब्ल्यूडी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वर्क्स का होता है, और स्टेट में पीडब्ल्यूडी होता है, उसी तरह सेंट्रल में सीपीडब्ल्यूडी होता है। तो ये बोल रहा है कि विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देशक सीपीडब्ल्यू 2013 के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर के रेटिंग फैक्टर में क्या बदलाव। देखिए करंट कैपेसिटी और कंडक्टर के ऊपर आ गया, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके अंदर जो तार गया हुआ है ये वायर कही हुई है। अब ये पूछ रहा है कि तापमान पर इसके करंट के रेटिंग फैक्टर पर क्या होगा। मान लीजिए इधर जो है, इधर आप जो है हीट जनरेट कर रहे हैं, ये आपका जो है हीट जनरेट हो रहा है, और अब हीट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, सन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, आग भी हो सकता है, या उसको अंडरग्राउंड वायरिंग के क्या सरफेस टेंशन हो सकता है। तो इस टेम्परेचर से इसके वायर का जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान के वृद्धि के साथ अगर टेम्परेचर को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तापमान को, तो इस वायर में उसके करंट रेटिंग की कैपेसिटी पर क्या अंतर पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, या क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तापमान वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर की रेटिंग फैक्टर में क्या बदलाव होता है, यानी कि इसका रेटिंग फैक्टर जो होता है बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क सीपीडब्ल्यू 2013, ए चेंज इन रेटिंग फैक्टर ऑफ ए कंडक्टर विथ राइज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर के रेटिंग फैक्टर में क्या बदलाव होता है, यानी कि किसी के तापमान में अगर वृद्धि होगा तो उसके साथ उसका रेटिंग फैक्टर जो होता है कंडक्टर के रेटिंग फैक्टर में क्या बदलाव होता है, बढ़ता है। तो इसका जो है, एक मिनट, इसका जो है 64 का जो है 64 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सॉरी ये इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा, ये तापमान वृद्धि के साथ किसी कंडक्टर रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, यानी कि वर्किंग टेम्परेचर के लिए पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वर्किंग क्या होगा। तो करंट जाहिर सा चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी जो घटती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये करेक्ट आंसर जो इसका 2 हो जाएगा, घटता है। तो इसका नीचे दिया गया उत्तर के साथ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर भी, तो इसका सही विकल्प दूसरा कौन सा, इसमें डी नंबर पहला दूसरा है, जो कि गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर। किसी इलेक्ट्रिक आयरन में 65 क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल किए जाने वाली तापन विधि निम्न में से कौन सी है। यानी इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, आयरन में जो है हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं, उसमें जो टेम्परेचर जो बढ़ता है, आयरन को जो नीचे का सोल जो है वो हीट होता है, तो हीट होता है उस कौन सी विधि के द्वारा हीट होता है, ये पूछ रहा है। इसमें देखिए यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन आ गया है, होम अप्लायंसेस से। तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि 65 के क्वेश्चन में देखना है हम लोग को, इलेक्ट्रिक आयरन में जिसमें क्या है, डाई इलेक्ट्रिक तापमान, यानी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग गलत हो जाएगा, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग ये भी गलत हो जाएगा,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्क हीटिंग होगा नहीं, इसमें होगा इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है। इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस का जो हीटिंग होता ही है, बट इनडायरेक्ट होता है। एक डायरेक्ट और होता है, इनडायरेक्ट होता है, बट इसमें इनडायरेक्ट है। जैसे आप जो हीटर होता है नॉर्मल, हम लोग जो हीटर जो होता है जो उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, और वही जो इलेक्ट्रिक आयरन उसमें इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये डी ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 देखते हैं, विद्युत उपकरण में इंसुलेशन की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है? विद्युत उपकरण इंसुलेटर, जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का यूज किस लिए होता है? विद्युत उपकरण में द मेन रोल ऑफ इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, ये किसके लिए जो होता है? ये जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी थर्मल इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, यानी कि किसके सेफ्टी के लिए होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर की सेफ्टी के लिए ही उसका इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर जो, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर क्या होता है? ऊपर इंसुलेशन होता है, और इंसुलेटेड जो मटेरियल होता है, ये इंसुलेटेड मटेरियल जो होता है, ये इंसुलेटेड मटेरियल क्या उस कंडक्टर को प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपको जनरेशन का सिलेबस दिया गया है, जनरेशन के सिलेबस से क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? मॉडरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें तेज न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए जो मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है, सिंपल से याद रखना, न्यूक्लियर पावर प्लांट मॉडरेटर जो है, मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉनों को कंट्रोल करने, तेज न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तेज न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए किया जाता है। ये देखिए अब क्वेश्चन आ गया कि 68 230 वोल्ट रेटेड लैंप 1000 ल्यूमिनस की प्रदीप्ति देता है, लैंप का मिन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 69 क्वेश्चन, अल्टरनेटर में स्टेटर कोर किससे बना होता है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है, बेसिक भी है। 69 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 69 का आंसर जो होगा, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का बना होता है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का बना इसलिए होता है कि वो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए अल्टरनेटर का जो स्टेटर जो कोर होता है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। ये याद करने वाली चीज़ है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एनर्जी मीटर क्या मापता है? ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी मीटर क्या मापता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप आंसर बताएं। एनर्जी मीटर जो होता है वो पावर टाइम को मापता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मीटर पावर टाइम को मापता है। तो इसका 70 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है? इसका क्या हो जाएगा? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूल गैसों से गर्मी निकालना और बॉयलर फीड पानी को प्री हीटिंग करना। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये डी इज करेक्ट आंसर। 72 या 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्रीथ आरेख में ब्रीथ का व्यास क्या दर्शाता है? यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो है सर्किल जो होता है, वो सर्किल व्यास जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोटर करंट। इसका जो रोटर करंट जो होता है वो सर्किल लाइन को जो है सिंबल को दर्शाता है, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो होता है वो TPS जो होता है, TPS जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ओवरलोड। थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो होता है वो ओवरलोड के लिए यूज में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 देखते हैं, 220 वोल्ट AC सप्लाई के 1 टन एयर कंडीशन की सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या होगी? तो इसका जो है रेटिंग पूछ रहा है, 220 वोल्ट की एक सप्लाई में 1 टन एयर कंडीशनर की सामान्य अनुमानित रेटिंग क्या होगी? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 1600 वाट, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 वाट, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, AC मशीन में वितरित कुंडल डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, जैसे कि वाइंडिंग से क्वेश्चन आ गया, वाइंडिंग से जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस कम होते हैं, गलत है। चालकों के समान वितरण से बेहद शीतलन मिलती है, भी गलत है। प्रेषित इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेव फॉर्म अधिक साइनोसोडाइल प्रवृत्ति का होता है, भी गलत है। डिस्टॉर्किंग हार्मोनिक को हटाया नहीं जा सकता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में यही सबसे जो गलत है वो क्या होगा?
इसमें हार्मोनिक जो होता है, ये हार्मोनिक को हटाया नहीं जा सकता है। बाकी सारा जो है विकल्प जो है करेक्ट है, बट लेकिन डी जो विकल्प है आपका ये गलत है, क्योंकि इसमें जो डिस्टॉर्टिंग जो हार्मोनिक है ना, वो वाइंडिंग से नहीं हटाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। अब 76 क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेंच कर्व्स किसके चित्रांकन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? फ्रेंच कर्व इज यूज ड्राइंग किसके लिए? तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन रेगुलर शेप्स, पैरेलल लाइंस, इंक्लाइंड लाइन, रेगुलर शेप्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरेगुलर शेप्स के लिए। इरेगुलर शेप्स के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 77 सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ असामान्य स्थितियों के अधीन एक पावर सर्किट का निर्माण और विच्छेदन में सक्षम डिवाइस को क्या कहा जाता है? 76 क्वेश्चन जो है कंट्रोल से है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। एक 4 पोल वाला डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग आर्मेचर में 50 स्लॉट है और 16 कंडक्टर प्रति स्लॉट है। प्रति पूरी 30 में भी 240 फीट ईस्ट न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 आरपीएम। तो इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 एक कुंडली में यानी कि एक क्वाइल में, एक क्वाइल से बाहर आने वाली सिरों को क्या कहा जाता है? यानी ये क्वाइल है और ये जैसे द एंड कमिंग आउट फ्रॉम ए क्वाइल आर नो एज, यानी ये क्वाइल है, ये क्वाइल है, इस क्वाइल से आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है? लास्ट वाली सिरों को क्या कहते हैं? ये लास्ट वाली सिरों से जो हम लोग बाहर यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? 79 का करेक्ट आंसर क्या है? लीड ऑफ क्वाइल, इनएक्टिव क्वाइल, क्वाइल पीच, एक्टिव क्वाइल। तो ये जो होता है लीड ऑफ क्वाइल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट आंसर। 80 नंबर 50 मेगावाट थर्मल प्लांट की क्षमता 25%। इसको लाइए थर्मल, देखिए प्लांट से क्वेश्चन आ गया, जनरेशन से क्वेश्चन आ गया। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा 275 टन, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो गया। 81 क्वेश्चन स्टार्टर से क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर डीओएल स्टार्टर वाले मोटर के टाइमर डिले फ्यूज की अधिकतम आकार क्या होनी चाहिए? तो इसका टाइमर डिले फ्यूज का जो अधिकतम आकार जो होता है वो क्या होनी चाहिए? अधिकतम आकार जो होता है फुल लोड डीओएल स्टार्टर का जो होता है फुल लोड करंट का 300% होता है। तो इसका आपको याद रखना है कि ए इज करेक्ट आंसर। किसी पावर प्लांट का अधिकतम मांग 80 मेगावाट है, उपयोगी फैक्टर 0.8 है, प्लांट की अधिकतम आरक्षित क्षमता क्या होगी? द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए पावर प्लांट इज 80 मेगावाट, द यूटिलाइजेशन फैक्टर इज 0.8, द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट विल बी। यानी कि रिजर्व कैपेसिटी पूछ रहा है। देखिए पावर प्लांट से क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में जेई लेवल के एग्जाम में काफ़ी ये पूछता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है दोस्तों? यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है यू इक्वल क्या होता है? यू बराबर होता है डी बटा सी। डी बटा सी। यू का मतलब क्या होता है? यू मीन्स होता है दोस्तों यू इक्वल यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया यू। डी हो गया आपका क्या हो गया? डी हो गया मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड हो गया। और सी क्या हो गया दोस्तों? सी हो गया आपका प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी। तो U बराबर क्या हो गया? U इक्वल डी बाई सी। तो इसमें इसको हम निकालेंगे, यूटिलाइजेशन फैक्टर हमको निकालेंगे। U इक्वल क्या हो गया? डी क्या इसमें मैक्सिमम डिमांड कितना है? 80 मेगावाट है, बट्टा में ये यूटिलाइजेशन फैक्टर 8 है, वो नीचे आ जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। और ये यूजफुल फैक्टर क्या हो जाएगा? प्लांट कैपेसिटी सी, ये यहाँ पर सी हो जाएगा, तो इसको हम काट देंगे तो ये हो गया 10, और इधर पॉइंट को 0 के ऊपर करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 100 मेगावाट। यानी कि इसका जो है प्लांट कैपेसिटी क्या आ गया दोस्तों? इसका प्लांट कैपेसिटी जो आ गया सी आ गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 100 मेगावाट। अब ये क्या पूछ रहा है? प्लांट की आरक्षित क्षमता, यानी कि प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी पूछ रहा है। रिजर्व कैपेसिटी बराबर क्या होता है? रिजर्व कैपेसिटी यानी कि आर सी, रिजर्व कैपेसिटी, आर से रिजर्व, सी से कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी बराबर होता है सी माइनस डी, यानी प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, सी माइनस डी। तो सी क्या हो गया आपका? प्लांट की कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड। प्लांट की कैपेसिटी कितना आया है दोस्तों? प्लांट की कैपेसिटी जो आया है हमारा, ये प्लांट की कैपेसिटी आया है 100। ये प्लांट की कैपेसिटी कितना है? 100 माइनस
हमारा मैक्सिमम डिमांड कितना है, मैक्सिमम डिमांड कितना है हमारा 80 मेगावाट है। तो 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20 मेगावाट। ये 20 मेगावाट जो ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। इस क्वेश्चन को आप हमें याद कर लें, क्योंकि ये जेई लेवल के क्वेश्चन में हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन यूटिलाइजेशन फैक्टर के ऊपर, और एस्टिमेटिंग का भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 83 क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर में 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से आपूर्ति की जाती है। यदि स्लिप 4% है तो रोटर की गति पूछ रहा है। तो रोटर की गति पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्लिप 4% का रोटर की गति पूछ रहा है, तो रोटर का स्पीड पूछ रहा है। तो रोटर की स्पीड कितना हो जाएगा दोस्तों, 83 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 720 आरपीएम इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 84 जो है क्वेश्चन है, ये भी इलिमिनेशन से क्वेश्चन है। 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 84 का 4.3 इलिमिनेस हो जाएगा। 85 50 हर्ट्ज पर कार्यरत 4 पोल वाले एक हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति पूछ रहा है। देखिए 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, पोल कितना है 4 है, तो रोटर की स्पीड पूछ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पावर ग्रिड, डीआरडीओ, एनटीपीसी में भी आईटीआई लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है ये, और ये बिहार विद्युत बोर्ड में भी आया है, यूपीपीसीएल में भी आया, रेलवे में भी आया है। तो इसका करेक्ट, इसका सूत्र हम इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताए हैं। एनएस इक्वल क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड। एनएस बराबर क्या होता है 120 एफ, सॉरी एनएस इक्वल क्या होता है 120 एफ बट्टे में पी। एनएस क्या हो गया, सिंक्रोनस स्पीड हो गया 120, एफ क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, पी क्या हो गया पोलो की संख्या। तो इसको हम इस पर कैलकुलेशन करेंगे। इसका क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है 120, एफ की जगह पर हम क्या करेंगे 50 हर्ट्ज 50 लिखेंगे, और पोलो की संख्या पर 4, और इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो है 1500 इसका आरपीएम हो जाएगा, जिसका सी आंसर जो हो जाएगा 1500। ट्रांसफार्मर में 86 ट्रांसफार्मर उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है, यानी जो सप्लाई से जुड़ा होता है उस ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग को क्या कहा जाता है। 86 क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से सप्लाई से जुड़ा होता है। यानी कि एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, और ये जो है इसका लाइन जो है ऐसे जुड़ा हुआ है, और इधर जो है इधर अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये है बोर्ड है, इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये जो है एसी सप्लाई से जो जुड़ा हुआ है, ये है फेज, ये है न्यूट्रल, ये जो प्राइमरी सोर्स से जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को क्या, जो सप्लाई से जुड़ा होता है, जाहिर सा चीज़ है इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग होगा जो सप्लाई से जुड़ा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है। यानी कि स्टेबल वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर लॉस। देखिए जो इसमें ट्रांसफार्मर कई प्रकार के लॉस होते हैं, कोर लॉस देखिए इसमें वेरिएबल लॉस भी इसमें होता है। जैसे वेरिएबल लॉस क्या होता है, आयरन लॉस जो होता है, कॉपर लॉस, स्टील लॉस होता है। तो इसका जो है कोर लॉस जो होता है वो क्या होता है, वो स्टेबल होता है, यानी कि कोर लॉस जो इसका दोनों में समान में स्थिर रहता है। 88 क्वेश्चन, विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर्शाया जाता है। 88 का आंसर क्या हो जाएगा, 88 का आंसर जो होगा कि 2 इंटरसेक्शन सर्किल्स, यानी कि विद्युत चित्र में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर्शाया जाता है। यानी कि देखिए ये फिगर से क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर जो होगा 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी एक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को क्या है। देखिए हंटिंग क्या होता है, मान लीजिए एक मोटर है, उस मोटर पर अगर हम मान लीजिए किसी प्रकार का लोड डाले हुए हैं, और उस लोड पर अगर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं तो क्या होता है, मोटर थोड़ा सा धीमा हो जाता है, या फिर वो आवाज़ करने लगता है, हमिंग देने लगता है। तो वो क्या होता है, उसको हंटिंग कहते हैं। और हंटिंग के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा उसमें पावर देने के लिए या तो उसमें जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग, अलग से एक प्रकार का जो है वाइंडिंग उसमें जोड़ा जाता है। तो इसमें 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सडन चेंज ऑफ लोड, यानी कि लोड में अचानक वृद्धि होने के कारण ही हंटिंग होता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हंटिंग, और हंटिंग के सॉल्व को करने के लिए क्या करता है, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग। देखिए इसमें 89 में 2 ऑप्शन है, ए और डी। ए है कारण और डी है उसका निवारण। तो इसका इसमें क्या पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है। तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर का।
सिंक्रोनस मोटर जो होता है एक ही स्पीड पर चलता है, ये भी याद रखना है। इस समान स्पीड पर चलने वाला मोटर कौन सा होता है? सिंक्रोनस मोटर होता है। इंडक्शन मोटर की परिचालन गति, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। इंडक्शन मोटर की परिचालन गति क्या होती है? इंडक्शन मोटर की परिचालन गति जो होता है तो लोड की वृद्धि के साथ बहुत कम हो जाती है, गलत है। लोड की वृद्धि के साथ बहुत अधिक हो जाती है, नहीं है। ओवर एक्साइटेड हो गया ये, वो अंडर एक्साइटेड हो गया, वो भी मोटर होता है। लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी सी कम हो जाती है, लोड की वृद्धि के साथ स्थिर बनी रहती है। देखिए ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मोटर के बारे में बता दे रहे हैं। लोड की वृद्धि के साथ साथ बहुत कम हो जाती है, तो अंडर एक्साइटेड मोटर जो होता है वो लोड के साथ बहुत कम हो जाता है। लोड के साथ अगर वृद्धि हो जाएगा तो ओवर एक्साइटेड हो जाएगा। लोड के साथ थोड़ी सी कम होती है तो वो इंडक्शन मोटर में होता है। तो यानी कि 90 का सी आंसर जो होगा करेक्ट होगा। और डी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? लोड की वृद्धि के साथ स्थिर बनी रहती है, यानी कि जो स्टेबल रहता है वो सिंक्रोनस मोटर होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? An AC generator transmit electric energy to the external load with the help of। किसकी मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? 91 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 91 का आंसर होगा स्लिप रिंग के माध्यम से। स्लिप रिंग के माध्यम से जो होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्लिप रिंग हो जाएगा। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, देखिए ये एसी ड्राइव से क्वेश्चन आया हुआ है। वेरिएबल ड्राइव फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक 3 फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का 92 का आंसर हो जाएगा, यह सस्ता होता है, गलत है। यह उच्च पावर फैक्टर प्राप्त करती है, सही है। इसके बाद क्या आ जाएगा? स्टार्टिंग करंट को कम करती है, यह भी करेक्ट है। इसके बाद क्या? इसका स्थापन सरल है, इजी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, चौथा सॉरी पांचवा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 92 का क्या हो जाएगा? इसका 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग स्लॉटों में इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी 3 फेज एसी पर आपूर्ति दिए जाने के बाद यह। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 93 का आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का घूर्णन कर सके, बल का घूर्णन कर सके, एडी करंट का घूर्णन कर सके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज दिस इज करेक्ट आंसर। 0.75 मीटर लंबा एक मोटर आर्मेचर कंडक्टर 4 वेबर प्रति वर्ग मीटर वाले एक फ्लक्स डेंसिटी, देखिए फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? वेबर प्रति वर्ग मीटर। ये भी आपको याद करने लायक चीज़ है। कंडक्टर पर लगने वाला बल की गणना करें तब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर होता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 94 का जो होगा 15 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्साइटर, उत्तेजना बदलकर सिंक्रोनस मोटर को भिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जाता है। एक्साइटर बदलकर के क्या कर सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग जो है पावर फैक्टर पर, ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी याद करने वाली चीज़ है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इनमें से किस पर संचारित करते हैं? तो 95 आंसर क्या हो जाएगा? ओवर एक्साइटेड लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। ओवर एक्साइटेड मतलब कि ज़्यादा के लिए तो लीडिंग, और कम के लिए तो लैंगिंग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 96 लैप वाइंडिंग के लिए फ्रंट पिच और बैक पिच लगभग कितनी होनी चाहिए? 96 का क्या होगा आंसर भाई? तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है? लैप वाइंडिंग में एल इक्वल क्या होता है? लैप वाइंडिंग में ए इक्वल पी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोल पिच के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 96 का क्या हो जाएगा? बी। देखिए ट्रिपल वी एफ, ये भी स्पीड कंट्रोल से आ गया आपका, एसी कंट्रोलर से क्वेश्चन है। स्पीड कंट्रोल विधि इंडक्शन मोटर के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। ट्रिपल वी एफ कंट्रोल का पूरा रूप है। इसका क्या हो जाएगा? 97 का क्या आंसर हो जाएगा? वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। इसको याद करना है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये फुल फॉर्म के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ट्रिपल वी एफ का फुल फॉर्म होगा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट 98 ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। भिनभिनाहट हमिंग, जैसे मान लीजिए आप लोग कभी जाते हैं, आप जो ट्रांसमिशन वाली लाइन है, जैसे पावर ग्रिड की जो पोल के द्वारा जो होता है उससे जो लाइन जाता है उसमें देखिएगा कभी कभी भिनभिनाहट की आवाज़ आती है, हमिंग की आवाज़ आती है। उसमें क्या होता है? ये एक कोरोना इफेक्ट है, ठीक है। तो इसके आवाज़ करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? इसका 98 का कारण क्या है? कोर में अनुचित स्कैनिंग है, इम्प्रॉपर स्ट्रेचिंग ऑफ कोर, ओवरलोडिंग, वाइब्रेशन ऑफ कोर, शॉर्ट सर्किट। ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा वाइब्रेशन ऑफ कोर। कोरों में जो होता है ना, कोरों में वाइब्रेशन होता है, उसी के कारण ये हमिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 99 क्वेश्चन, यदि ट्रांसमिशन लाइन में 6 कंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं तो उससे क्या कहा जाता है?
99 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ट्रांसमिशन लाइन में सिंगल सर्किट डबल सर्किट दो प्रकार का होता है। बिहार विद्युत बोर्ड में भी ये प्रयोग होता है, बट लेकिन ज़्यादातर ये उसमें कम प्रयोग होता है, ये ज़्यादातर पावर ग्रिड में प्रयोग होता है। जैसे डबल सर्किट, सिंगल सर्किट में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है स्टील टावर हो गया, ये लाइन चला गया, ये 3 लाइन हो गया है, तो ये सिंगल सर्किट होगा। और एक टॉप जो होता है, टॉप में देखिए एक अर्थिंग ग्राउंडिंग होता है। ग्राउंडिंग क्या होता है, ये ऊपर की अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि ये 3 जो लाइन है 3 फेज की, इस लाइन में RYB सॉरी, ये RYB में इसमें क्या होता है कि एक लाइन आपका जो है ये हो गया, और एक इसी टावर पर एक और लाइन होता है जो ऊपर की ओर रहता है, 3 लाइन। तो ये 3 और 3 6 और ऊपर एक, ये 7 लाइन हो गया। तो इस वाले को क्या होता है, डबल सर्किट। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डबल सर्किट में कंडक्टरों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है, डबल सर्किट में कंडक्टरों की संख्या 3 और 3 6 डबल सर्किट, और एक ऊपर जो है अर्थिंग होता है 7 होता है, नहीं कि 7 कंडक्टर होते हैं। ठीक है, 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, डबल सर्किट लाइन। इसमें 6 कंडक्टर के बारे में पूछ रहा है। 100 क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन का क्रॉस सेक्शन इतना है, यह 150 mm के स्पेन के लिए सपोर्टिंग है। यदि कंडक्टर का भी इतना भार है और कार्य प्रतिबल इतना है, तो कार्य टेंशन के बारे में देखिए। आपको दोस्तों इसके बारे में आपको पहले हम बता चुके हैं, पहले वाली वीडियो में वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन हर बार सेट में कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, आपको सैक से पूछ रहा है। आपको सैक बराबर बताए हैं, सैक बराबर क्या होता है, WL² बट्टा में 8T। इसमें क्या पूछ रहा है, कार्यरत तनाव यानी टेंशन पूछ रहा है। तो टेंशन क्या हो जाएगा, इसमें टेंशन जो है आपका, आप इस वैल्यू पर आप पुट करके आप उसको निकाल सकते हैं। आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो 100 का इसका करेक्ट आंसर आपका जो आ जाएगा वो 3000 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि जो है 3000 kg इसका जो है तनाव आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है हमेशा ज़्यादा डिप्लोमा लेवल पर पूछता है, बट ITI लेवल पर भी पूछ रहा है। कोई टेंशन नहीं, बट आपको ये याद रखना है फार्मूला जो है S = WL² बट्टा में 8T, और इसी पर ये सारा सॉल्व हो जाता है दोस्तों। सुपर 50 जो है चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए, और इस पर आपको टोटल बारे में बताएंगे, और इसके बाद एक सीरीज़ तैयार करेंगे जिसमें इलेक्ट्रीशियन के पूरे जीरो से लेकर एंड तक सारा एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे, जो पूरी तरह एकदम दिमाग में घुस जाएगा, और उस पर आप कहीं से भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। क्योंकि मुझे अनुभव इस चीज़ का, क्योंकि मैं कई विभागों में एग्ज़ाम दिया हूँ, सिलेक्ट भी हुआ हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का किस विभाग में आता है और क्या लेवल में आता है। तो दोस्तों आप बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोगों का सिलेक्शन हो, और मेरा उम्मीद है कि आप इससे जुड़े रहेंगे, अवश्य आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन का क्या लेवल है उस हम टॉपिक वाइज अन्य प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे आपको। पहले मैं जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके लेवल के बारे में आपको चर्चा करेंगे, कि जिसमें किस टाइप का जो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और किस लेवल का है। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज डिफरेंट 50-50 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उसका स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।